सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ओए ना ना ना, इसे ना मारना, यही तो सबूत है। दूर से नदीम की आवाज आई तो मैंने उसकी तरफ देखा। वो भागता हुआ आ रहा था। इतने में खालिद भी पहुंच गया। वो फोन पर किसी को बता रहा था कि हम पर हमला हो गया है और जीप जल गई है। वो कोई वीराना नहीं था। फायरिंग की आवाज इर्द गिर्द खेतों में काम करने वालों ने सुनी होगी। मुझे उम्मीद थी कि लोग यहाँ पर आ जाएंगे। हमारी जीप तो जल रही थी, उसका तो कुछ नहीं बचा था, लेकिन फौरी मुझे अस्पताल जाने की ज़रूरत थी। मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा। ऐसे में मुझे इंस्पेक्टर का ख्याल आया। मैंने हिम्मत करके अपनी जेब से सेल फोन निकालना चाहा, लेकिन वो नहीं था। शायद जीप में था या फिर कहीं गिर गया था। मैं यही सोच रहा था कि सामने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई नजर आई। उन्होंने करीब आकर ट्रैक्टर ट्रॉली रोक ली। उन्हें सामने के हालात समझने में लम्हा लगा। वो नीचे उतरे और मुझे ट्रॉली में डाल दिया। मेरे साथ उस गन वाले को भी डाल लिया। इधर उधर से कुछ लोग आ गए थे, लेकिन नदीम और खालिद ने रुकना मुनासिब नहीं समझा और हमें अस्पताल ले गए। हम हिचकोले खाते हुए जा रहे थे, जिससे बदन की टीसें मजीद बढ़ रही थीं। नदीम मुसलसल उस गन वाले से पूछ रहा था। उसका नाम सरवर था और वो किसी दूसरे इलाके से ताल्लुक वाला बंदा था। वो सभी बाहर से आए थे और 3 दिन से हमारी निगरानी कर रहे थे। उन्होंने मुझे मारना नहीं था, बस टांगें तोड़कर निकल जाना था। इतने काम की ही उनसे डील हुई थी। तभी नदीम ने घुमा कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए कहा, ओ साले, जो पूछ रहा हूं वो बता, किस बेगैरत ने भेजा है? खुदा की कसम मुझे ज्यादा पता नहीं। मेरा तो इलियास यार है, वो ही मुझे साथ लाया था। उसकी किसी चौधरी करामत से बात हुई थी। इस तरह भौंकना, नदीम ने झल्ला कर कहा और एक थप्पड़ मजीद जड़ दिया। अभी इमरजेंसी में हमारी ट्रीटमेंट जारी थी कि पुलिस के कुछ लोग आ गए। वो अपनी कार्रवाई में लग गए। वहीं मुझे ख्याल आया तो मैंने खालिद को बुलाकर कहा, इस सरवर का ख्याल रखना कहीं निकल ना भागे। जा नहीं सकता। इसकी टांग में गोली लगी है और दूसरी गोली पेट के दाएं जानिब छेद करके गुजर गई है। वो हिल भी नहीं सकता, उसने बताया। फिर भी कोई बाहर से कुछ भी कर सकता है, मैंने कहा। तो उसे मेरी बात समझ में आ गई। अगले 10-15 मिनटों में अरसलान भाई के साथ गांव से काफी सारे लोग आ गए। हमें फौरी तौर पर बहावलपुर रेफर कर दिया गया। ना चाहते हुए भी ये पुलिस केस बन गया था। दूसरे दिन मुझे अच्छी तरह होश आया तो नदीम मेरे पास था। उसी से मालूम हुआ कि खालिद सुबह वापस चला गया है। साथ में अरसलान भाई भी चले गए हैं। गांव से 2 लड़के आ गए थे जो वार्ड के बाहर मौजूद थे। घर वालों को मेरी पूरी खबर थी। 2 दिन के बाद खालिद को दुबई चले जाना था, इसलिए वो तैयारी में मसरूफ था। सारी शॉपिंग तो उसकी जीप में जल गई थी। सरवर नामी जो बंदा पकड़ा गया था उसने सब के बारे में बता दिया था। उसके डांडे चौधरी करामत ही से मिलते थे, लेकिन बकौल पुलिस इंस्पेक्टर के उसने साफ इनकार करते हुए कह दिया था कि ये महज मुझ पर इल्जाम है। जाहिर है उसने हाथ पांव बचाकर ही ये खेल खेला था। यहाँ तक कि उसने फौरी तौर पर जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली थी। उसे पता था कि हम सीधा उसी पर इल्जाम धरेंगे। सारी रुदाद सुनाकर नदीम ने कहा, यार दुख तो यह है कि वो वार करके भी अपना आप बचा गया। उसका जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। कोई बात नहीं यार, जिंदगी रही तो। मैं कहते हुए खामोश हो गया। मैं कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालना चाहता था जिसे बाद में पूरा ना कर सकूं। इस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि काश मुझे लड़ने की तरबियत होती तो मैं इतना बेबस ना होता। ये तो किस्मत अच्छी थी कि नदीम ने पिस्टल का इस्तेमाल कर लिया, वरना वो मुझे बेकार करके फेंक चुके थे। अच्छा, वो इंस्पेक्टर सरफराज से तुम्हारा राब्ता हुआ? हाँ, उसने थाने आने का कहा है। मैंने उससे यही मोहलत मांगी है कि असद होश में आ जाए, मैं फौरन थाने हाजिर हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है अभी मैं उससे बात ना करूं? मुझे फरी से बात करनी चाहिए। मैंने धीमे से कहा तो मुझे सेल फोन की कमी शिद्दत से महसूस हुई। मैं किसी से राब्ता ही नहीं कर सकता था। मैं फरी से राब्ता नहीं कर पाया था। मुझे यकीन था कि उसने फोन किया होगा और मेरा फोन बंद मिला होगा। वो परेशान हो गई होगी। मेरा किसी न किसी तरह उससे राब्ता जरूरी था।
میں نے ندیم کا فون لے کر فری کو کال کی، اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ میں نے ذیشان بھائی کو کال ملا لی، گھر کا حال احوال معلوم کیا، اماں سے بات کروانے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فری کی کال آ گئی۔ ظاہر ہے اس نے حیرت کا اظہار کیا تو میں نے ساری ردات سنا دی۔ اس نے فوراً ہی ہسپتال آنے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ مجھے اب سکون ہو گیا تھا کیونکہ میرے سارے مسئلے حل ہو جانے تھے۔ تیسرے دن مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں دوپہر کے وقت گاؤں پہنچا تو خالد جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کے ساتھ چودھری کرامت کے گاؤں میں رہنے والا مبشر بھی تھا۔ میں نے اسے خاص طور پر بلوایا ہے تاکہ تم سے مل لے، بعد میں کہیں بھی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اچھا کیا تم نے ملوا دیا، میں اب رابطے میں رہوں گا، میں نے کہا اور نمبر لے لیا۔ اس دن خوب باتیں ہوئیں اور وہ نم آنکھوں سے وداع ہو گیا۔ مجھے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں 3 ہفتوں سے زیادہ لگ گئے۔ اس دوران تھانے، کچہری اور نہ جانے کیا کیا ہوا، جس کا نتیجہ یہی تھا کہ چودھری کرامت صاف مکر گیا کہ اس سارے معاملے میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ 3 بندے بھی مکر گئے۔ انہوں نے یہ بیان دیا کہ سڑک پر راستہ نہ دینے پر ہمارا جھگڑا ہوا اور بات بڑھ گئی۔ انہوں نے ہم پر فائرنگ کی اور ہم نے ان کی جیپ جلا دی، جو جھوٹ بکواس تھا، لیکن مقدمہ درج ہو گیا اور بات عدالت تک پہنچ گئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اب عدالت میں کیا ہوگا۔ حملہ آور قابو میں کر لینے کے بعد بھی ہمارا کیس کمزور تھا۔ اسی دوران امتحانات شروع ہو گئے۔ اگرچہ پیپر تو تھوڑے تھے لیکن پورا 1 ماہ گزر جانا تھا۔ تایا جی نے بہاولپور میں ہاسٹل سے ہٹ کر خاص اہتمام کر دیا۔ میں ایک بڑے سے مکان میں رہتا تھا، میرے ساتھ 6 7 لوگ رہتے تھے۔ ان کی وجہ سے میں فری سے بھی اتنا نہیں مل پاتا تھا۔ یہی کوئی 2 3 ملاقاتیں ہوئیں، باقی فون پر تو بات ہوتی ہی رہتی تھی۔ وہ بھی امتحانوں کی وجہ سے پہلو تہی کر جاتی تھی۔ یوں میں امتحان دے کر واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ گاؤں میں فراغت کے دنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ مجھے ندیم کی بڑی یاد آتی، میں نے اس سے کہا بھی کہ آ جاؤ، لیکن ان دنوں وہ لاہور میں کہیں زیادہ ہی مصروف تھا۔ اس سے فون پر رابطہ رہتا تھا۔ ذیشان کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، وہ اب سہارے کے ساتھ تھوڑا چل پھر لیتا تھا۔ سلمہ بھابھی اس کی بہت زیادہ خدمت کر رہی تھی۔ ایک دن میں ڈیرے سے واپس آیا تو صحن میں نئی جیپ کھڑی تھی۔ سامنے ہی برآمدے میں ذیشان کے ساتھ ارسلان بھائی بیٹھے تھے۔ لے بھائی اسد، آ گئی تیری جیپ، سنبھال اسے۔ یہ تو کافی مہنگی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ تجھے سستی مہنگی سے کیا، بس تو پٹرول پھونک۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے لگا میرے بھائیوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ میرا من چاہنے لگا کہ میں آج ہی بہاولپور کے لیے نکل جاؤں۔ میں نے سوچا موقع دیکھ کر نکل جاؤں گا، تبھی ذیشان نے کہا، یار اسد ایک بات سن۔ جی بھائی، میں نے پوری طرح متوجہ ہوتے ہوئے کہا، یہ جو تمہاری پچھلے دنوں لڑائیاں ہوئی ہیں نا، میں نے اس میں ایک بات نوٹ کی ہے، باوجود سب کچھ ہونے کے تم مار کھا لیتے ہو۔ انہوں نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، سچی بات ہے، مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آتا، اور یقین کرے بھائی یہ میری قسمت ہی تھی کہ میں بچتا آیا ہوں، ورنہ… میں کہتے کہتے رک گیا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، میں نے خلیفہ جی سے بھی کہا ہے اور احتشام سے بھی، وہ دونوں تمہیں کم از کم اتنا تو سکھا دیں گے کہ لڑائی کے وقت اپنے حواس بحال رکھو۔ ہاں میں بھی یہ سوچ رہا ہوں، میں نے تائید کی تو وہ بولا، آج ہی چلے جانا، کچھ تھوڑا بہت سیکھ لو۔ جی بہتر، آج ہی چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ میں اسی سپہر اس میدان میں جا پہنچا جہاں کبڈی کھیلی جاتی تھی۔ وہاں روزانہ کی مشق ہوتی تھی۔ لڑکے تیل مالش کے ساتھ ورزش کر کے اپنا بدن بناتے تھے۔ وہاں خلیفہ تو ہوتا ہی تھا، اپنے گاؤں کے علاوہ نزدیک گاؤں سے بھی شوقین آ جایا کرتے تھے۔ یوں زندگی ایک خاص ڈگر پر چلنے لگی، لیکن میری سوچ کے محور میں ہمیشہ چودھری کرامت رہتا۔ میں جب بھی اسے سوچتا، اذیت کی لہر میرے دماغ میں ابھرتی اور میں بے قابو ہو جاتا۔ میں شدید نفرت کے حصار میں گھر جاتا۔ میں ہر اس اطلاع یا خبر پر کان اور آنکھیں کھلی رکھتا تھا جس کا تعلق چودھری کرامت سے ہوتا تھا۔ مبشر میرے رابطے میں تھا۔ ایک دن میں شہر میں تھا۔ میں اس وقت اپنے ایک دوست کے پاس اٹھ کر تھوڑی سی شاپنگ کے لیے مارکیٹ کی طرف جانے کو تیار تھا کہ مبشر کا فون آ گیا۔ اسد بھائی، چودھری کرامت کا بڑا بیٹا تنویر کچھ دیر پہلے ہی شہر گیا ہے، بس پہنچنے والا ہوگا۔ پکی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل پکی ہے، اس نے بتایا۔ تو میں نے مزید کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاس مزید بتانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے شاپنگ کا خیال ترک کر دیا۔
मैं तेजी से जीप में बैठा और शहर से निकलकर उस रास्ते पर आ गया जिधर से उसे आना था। तेज धूप में दिन निखरा हुआ था, हर मंजर वाजिया था। सड़क पर इक्का दुक्का ट्रैफिक थी, कोई गधा गाड़ी, रेड़ा, ट्रैक्टर ट्रॉली, कोई एक आध कार या मोटरसाइकिल वाले थे। मैंने डैशबोर्ड से पिस्टल निकाल लिया, उसे चेक किया और सड़क पर निगाहें जमा दी। सड़क के दोनों अतराफ दरख्त थे। मेरे अंदर लम्हा ब लम्हा आग भड़क रही थी। सौ तरह की सोचों ने मेरे अंदर हलचल मचाई हुई थी, लेकिन मेरे हवास कायम थे। मुझे यूं इंतजार करते हुए 10-12 मिनट हुए होंगे कि तनवीर की जीप मुझे आती हुई दिखाई दी। मैंने गेयर लगाया और अपनी जीप सड़क के बिल्कुल दरमियान ले आया। उसे फौरी तौर पर ब्रेक लगाना पड़े, टायरों की रगड़ से लम्हाती शोर उभरा और जैसे ही उसकी जीप रुकी, उसके साथ ही जीप के दोनों तरफ के दरवाजे खुले। ड्राइवर सीट की तरफ से तनवीर और दूसरी तरफ से कोई लड़का बाहर आ गया। उनके चेहरों पर हैरत से ज्यादा गुस्सा था। वो बिल्कुल गुंडों के से स्टाइल में बाहर निकले थे। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि उनके साथ मजीद लोग भी थे या नहीं। वो बिल्कुल मेरे निशाने पर था। मैंने अंदाजा लगाया और इंतहाई तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला और तनवीर पर फायर करता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैंने जानबूझकर निशाना उसकी टांगों का लिया था। वो एक दो बार डगमगाया और स्याह तारकोल की सड़क पर गिर गया। खून से उसकी शलवार सुर्ख होने लगी थी। दूसरा वहीं सहम कर रुक गया था। वहीं रुक जा वरना फायर कर दूंगा, मैंने धाड़ते हुए कहा तो वो वहीं सड़क पर उकड़ू बैठ गया और ऊंची आवाज में बोलने लगा, मुझे ना मारना। जीप में कितने लोग हैं, मैंने पूछा। कोई नहीं, उसने तेजी से कहा। चल फिर लगा जीप को आग, मैंने सर्द लहजे में कहा तो वो इंतहाई बेचारगी से बोला, ये मर जाएगा। उसने तनवीर की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मैंने उसके करीब एक फायर कर दिया। वो दहल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैंने देखा डैशबोर्ड पर सिगरेट के साथ माचिस पड़ी थी। मैंने ऊंची आवाज में कहा, ओए, डैशबोर्ड से माचिस उठा, अपनी कमीज उतार और पेट्रोल में भिगोकर आग लगा। मेरे 10 गिनने तक। एक, मैंने कहा तो जैसे उसे होश आ गया। वो पागलों की तरह अपनी कमीज उतारता हुआ भागा। उसने टैंकी का ढक्कन खोला, किसी तरह उसने वो टैंकी में डाली और भिगोकर बाहर निकाल ली। डैशबोर्ड से जब उसने माचिस उठाई तो मैं 7 तक पहुंचा था। मैं जानबूझकर आहिस्ता आहिस्ता गिन रहा था। उसने तीली दिखाई तो मैंने 9 कह दिया। उसने जलती हुई कमीज जीप के अंदर फेंक दी। भाग जा, मैंने उसे कहा तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुखालिफ सिमत में भाग गया। तनवीर सड़क पर बेहोश हो चुका था। जीप ने अंदर से आग पकड़ ली थी। मैं वापस मुड़कर अपनी जीप में आ बैठा। मैं जानता था कि फायरिंग की आवाज से लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कई राहगीर दूर दूर तक आन खड़े हुए थे। अब मुझे वापस जाना था। मैंने गेयर लगाया और गांव के रास्ते पर चल पड़ा। मेरा नहीं ख्याल था कि कोई मेरे पीछे आता, मेरा ताकुब करता और मुझे पकड़ने की कोशिश करता। लेकिन मैं फिर भी मोहतात था। मैं बार बार अकबी आईने में देख रहा था। कोई भी मेरे पीछे नहीं था। मैंने अपना सेल फोन निकाला और अरसलान भाई का नंबर पुश कर दिया। चंद लम्हों के बाद राब्ता हो गया। मैंने चंद मिनट पहले होने वाली सारी कार्रवाई बता दी तो वो फौरन बोले, चल तू जल्दी घर आ जा, ध्यान से आना, बाकी मैं देखता हूँ। मैंने फोन जेब में डाला और पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर लगा दी। मैं घर पहुंचा तो सभी सहन में मौजूद थे। ओए असद जी, खुश कर दिया है तुमने, मुझे देखते ही ताया जी ने खुशी से कहा और मुझे गले लगा लिया। बस ताया जी, मुझे बदला तो लेना था, मैंने धीमे से कहा। मर गया या अभी जिंदा था, मेरे बाबा ने सर्द लहजे में पूछा तो मैं नफरत से बोला, पता नहीं, फायर मैंने टांगों पर किए थे। अच्छा, अब बात सुन। अब उन्होंने पर्चा करवाना है और पुलिस तुझे पकड़ने के लिए जरूर आएगी, चाहे अभी आ जाए या थोड़ी देर के बाद। तुम ऐसे करो, निकलने की तैयारी करो। ताया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा तो मैं पुरसकून लहजे में बोला, मैं सामना करूंगा पुलिस का, मैं बुजदिलों की तरह क्यों भागूं। नहीं पुत्र, तुम नहीं जानते हो, अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना। मैं हालात संभालता हूँ, तुम चंद दिन मंजर से गायब रहोगे। ताया ने समझाते हुए कहा तो मैंने पूछा, कहाँ जाना है मुझे। अपने ननिहाल चला जा, बाबा ने कहा तो मैंने उनकी तरफ देखा और बड़े सुकून से अपना फैसला सुनाते हुए कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। कब तक भागूंगा मैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पुलिस से भी तो बचना है ना, ताया ने समझाया। ताया जी, जब दुश्मनी पाल ही ली है तो फिर पुलिस से क्या भागना। ये सारा कुछ तो अब होगा, थाना कचहरी सब कुछ। चल, जैसे तेरी मर्जी, ताया ने बुझे दिल से कहा और खामोश हो गए।
फिर उठकर चादर कांधे पर डाली और बाबा से बोले, चल यार, मियाँ तुफैल के पास चलें, कोई बात करें चलकर उससे। हाँ चलें, बाबा ने कहा और उठकर चल दिए। दोनों गेट पार कर गए तो मैंने सब की तरफ देखा और अंदर जाने के लिए उठ गया। अंदर आते ही मैंने चौधरी करामत का नंबर मिलाया और राब्ता होने का इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हों के बाद मेरी कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो, चौधरी करामत की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मेरे अंदर नफ़रत की लहर दौड़ गई। तभी मैंने खुद को पुरसकून रखते हुए कहा, असद बात कर रहा हूँ। जानते हो ना असद कौन है? ओए तेरी ये हिम्मत, मेरे पुत्र पर गोलियां चलाकर मुझे ही फोन कर रहा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे। उसने गुस्से में पागल होते हुए कहा तो मैंने ठंडे लहजे में कहा, यही ख्याल मेरा है तेरे बारे में करामत। अभी तो इब्तदा है, अब देखते जाना कौन किसके साथ क्या करता है। तू नहीं जानता तेरे साथ क्या होने वाला है। बस थोड़ा सब्र कर, देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ, उसने गुस्से में कहा। मैं तेरी तरह बुज़दिल नहीं हूँ, किराए के टट्टू भेजकर मुझ पर हमला करवाया। अगर तुझ में ज़रा सी भी गैरत होती ना तो मान लेता कि हाँ मैंने असद पर हमला करवाया है। और सुन, मैं तेरी तरह झूठे हलफ भी नहीं दूंगा, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तेरी ये औकात ही नहीं पुत्र, उसने गुस्से में हकारत से कहा। अभी तो तेरे पुत्र को बख्श दिया है मैंने, आगे देख सीधा तेरी गर्दन पकड़ूंगा। क्योंकि मैं तेरी तरह बेगैरत नहीं हूं, ना ही मैं अब पुलिस का सहारा लूंगा। अगर तुझ में हिम्मत और गैरत है, तेरी कोई औकात है तो सीधा मेरे साथ दुश्मनी ले, मैंने दांत पीसते हुए कहा। तुझे ये धमकी बहुत महंगी पड़ेगी, उसने धाड़ते हुए कहा। तू यही करेगा ना, पुलिस में पर्चा करवाएगा, मैं खुद जा रहा हूं थाने। आजा वहां, मेरे सामने बैठकर मेरे खिलाफ पर्चा कटवा, फिर देखता हूं तेरी हिम्मत। करामतिया, मैंने धमकी आमेज लहजे में कहा। मैं फिर कह रहा हूं तेरी इतनी औकात नहीं है, उसने गुस्से में कहा। अगले 2 घंटे में पुलिस थाने आ जा, मैं वहीं मिलूंगा, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। तभी मेरी निगाह दरवाजे पर पड़ी जहां अरसलान भाई खड़े मेरी तरफ गौर से देख रहे थे। ये तुम करामत को धमकियां दे रहे थे? उन्होंने पूछा। तो और क्या, यही होगा ना कि मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन उसे भी वहीं मार कर जाऊंगा। एक ही बार सारा काम खत्म, सुकून हो जाएगा। मैंने गुस्से से कहा तो वो मुझे समझाते हुए बोले, ओए नहीं मेरे भाई, दुश्मनी कभी भी जोश से नहीं होती, होश से होती है। सब्र कर, ऐਵੇਂ ही ना मुंह उठा के थाने चले जाना। तुम्हें अभी जेल का मतलब नहीं पता। यार जब दुश्मनी पाल ही ली है तो, मैंने हतमी लहजे में कहा तो वो सख्ती से बोले, अब बस जो कहा है उस पर अमल करो, मैं देखता हूँ। मैं खामोश हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में हलचल मची हुई थी। मैं चाहता था कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए, मगर मैं जितना सोचता था उतना ही जंजाल में फंसता चला जा रहा था। ना जाने ये कब खत्म होगा और मैं एक नई जिंदगी का आगाज कर पाऊंगा। मेरी सोचें मुझे पागल कर रही थी। वो ये कहकर चले गए और मैं हालात पर सोचने लगा। क्या जो कुछ मैंने चौधरी करामत से कह दिया था, क्या वैसा कर पाऊंगा? थाने जाने का मतलब सीधा जेल था। ये अलग बात है कि मेरी जमानत होती या ना होती। वो एक सिलसिला था जो दराज भी हो सकता था, लेकिन जो भी होता, एक बार फैसला तो हो जाना था। मैं बाहर सहन में आ गया, वहां अब भी कोई नहीं था। जाहिर है ताया और बाबा को अब इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना था। वो घर से चले गए थे, अरसलान भाई भी नहीं थे। ताई और अम्मा बरामदे में थीं, भाभियां अपने अपने कमरों में। मैंने मोटरसाइकिल निकाली और गेट पार कर गया। मैं गांव से निकला तो दिन चमक रहा था। मैंने ऐनक के साथ साफा मुंह पर लपेट कर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की थी। मेरे नेफे में पिस्टल था। मैं पूरी तैयारी से जा रहा था कि मेरा सेल फोन बजा। मैंने मोटरसाइकिल जरा आहिस्ता की और जेब से फोन निकाल कर देखा। वो फरी का फोन था। मैंने मोटरसाइकिल रोकी और कॉल रिसीव कर ली। मेरे हेलो कहते ही वो बोली, अरे मैंने सुना है तुमने एक बंदा फड़का दिया है। वो अभी फड़का नहीं, शदीद जख्मी है, मैंने कहा। दफा तो लग गई ना तुम पर, उसने संजीदगी से कहा। चल लगती है तो लगती रहे, अब मैंने सोच लिया है जो फसाद की जड़ है ना, उसे खत्म करना है अब, मैंने उकताहट से कहा। और तुम थाने जाने की बेवकूफ़ी कर रहे हो? उसने पूछा तो मैं समझ गया कि अरसलान भाई ने उसे सारी बात बता दी होगी। तो और क्या, उधर ही जा रहा हूँ। वो वहीं होगा, उसे वहीं पार लगा दूंगा, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा तो वो पुरसकून लहजे में बोली, अच्छा तुमने ऐसा कुछ नहीं करना, बल्कि हिम्मत करो और मेरे पास आ जाओ। इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? हिम्मत वाली तो तब होगी जब मैं थाने जाऊंगा, उसे मारूंगा और फिर बचकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा।
میں نے سختی سے کہا تو وہ اکتاہٹ سے بولی، اچھا میرے ساتھ بحث نہ کرو، ایک دن ایسا بھی ہو جائے گا، بلکہ تم ایسے کرو، ادھر سے آؤ، ادھر سے میں آتی ہوں، تمہیں لے لیتی ہوں، چلو نکلو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ دیکھو فون بند مت کرنا، تم وہیں رہو، میں شائستہ کے گھر آ کر تمہیں کال کرتا ہوں۔ اوکے، میں ادھر ہی جاتی ہوں، آ جاؤ، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ بار بار جب مجھے روکا گیا تو میری عقل نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ میں خواہ مخواہ تھانے جا کر پھنس جاؤں گا۔ اسے دلیری نہیں، بے وقوفی کہتے ہیں۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل کا رخ شائستہ کے گھر کی طرف کر دیا۔ سورج مغربی افق میں جھک رہا تھا جب میں شائستہ کے گھر پہنچا۔ وہ دونوں میرے انتظار میں لان میں ہی بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر فری نے منہ بناتے ہوئے کہا، اپنی حالت دیکھی ہے، جیسے کوئی تھرڈ کلاس قسم کا غنڈہ ہوتا ہے۔ اب میں خود کو تو نہیں دیکھ سکتا تھا نا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑی بڑکیں مار رہے تھے وہاں، یہ کر دوں گا، تھانے جا رہا ہوں، اس نے میری نقل اتارتے ہوئے کہا تو میں ہنسنے لگا۔ جب تم جیسی عقل مند دوست ہو تو پھر عقل آ ہی جاتی ہے۔ اچھا جاؤ، نہا دھو لو اور اپنی شکل دیکھنے کے لائق بناؤ۔ مجھے ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہو، جاؤ۔ اس نے اندر کی طرف اشارہ کیا تو شائستہ میرے ساتھ چل پڑی۔ تبھی فری نے کہا، تم تو ادھر ہی رہو، تمہیں نہلانا ہے اسے۔ نہلانا نہیں مگر کپڑے تو دینے ہیں نا، جاؤ تم دے دو، اس نے جل کر کہا تو وہ بھی پیچھے پیچھے آنے لگی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم لاؤنج ہی میں بیٹھے تھے۔ اس وقت تک مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرے خلاف پرچہ ہو گیا ہے۔ عینی شاہد وہی تھا جس سے میں نے جیپ کو آگ لگوائی تھی۔ تنویر کو بہاولپور ہسپتال لے آئے تھے۔ اس کی حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ چودھری کرامت بہت بفرا ہوا تھا، وہ کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کا بس ایک ہی مطالبہ تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے، یہی وہ دباؤ دے رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم یہاں سکون سے رہو، کسی کو بھی یہ مت بتانا کہ تم کہاں پر ہو۔ فون پر اپنوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتانا۔ فری نے سنجیدگی سے کہا تو شائستہ نے پوچھا، فری ایسا کب تک چلے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید اس وقت نہیں، جب تک کوئی ایک ہار نہ مان جائے، یہی ہوتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو شائستہ نے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ اب تو اس پر ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے، کب تک یہ ایسے بچتا رہے گا؟ یا جیسے تم کہتی ہو قسمت اس پر مہربان رہے گی؟ قسمت کوئی مہربان نہیں ہے شائستہ، بلکہ یہ حالات کے چکر میں آ گیا ہے۔ سمجھ لو ایک گہری دلدل ہے، اگر یہ نکلنا چاہتا ہے تو اسے دھکا دے دیتے ہیں۔ یاد ہیں تمہیں تمہارے اپنے لفظ؟ فری نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، اب کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اپنے پاپا سے ایک پلان کیا تھا، مجھے آج وہ ملے نہیں، ورنہ میں یہ بات ان سے ڈسکس کر لیتی۔ ابھی جاؤں گی تو ان سے کرتی ہوں ڈسکس، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فری نے کہا، پھر ایک دم سے وہ چونک گئی جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ وہ کچھ سوچتی رہی پھر بولی، اچھا میں اب چلتی ہوں، صبح آؤں گی۔ خیریت یوں اچانک؟ میں نے پوچھا۔ سب خیر ہی ہے، ملتے ہیں صبح، اس نے کہا اور ایک دم سے اٹھ کر چل دی۔ ہم دونوں ہی اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ میرے خیال میں اسے کوئی اہم کام یاد آ گیا ہوگا جو یوں اچانک چلی گئی۔ میں شائستہ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر اوپر کی منزل پر جا کر ایک کمرے میں سو گیا۔ شائستہ اس وقت اپنے آفس جا چکی تھی جب فری آئی۔ اس وقت میں لاؤنج میں بیٹھا تھا، گھر میں ملازم تھے، وہ آئی اور میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، سوری مجھے رات جانا پڑا، خیر میں جس کام کے لیے گئی تھی وہ میرے خیال میں ہو جائے گا، تم سناؤ کیسے کٹی رات؟ بس تمہارے خیالوں میں اور خوابوں میں نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو وہ گھورنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگی، جبکہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ چند لمحے مجھے دیکھتے رہنے کے بعد بولی، اچھا اوپر کمرے میں چلو، میں آتی ہوں۔ میں اٹھا اور اوپر کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹرے تھی، اس میں چائے کے دو مگ تھے۔ اس نے وہ ٹرے بیڈ کے درمیان رکھی اور پائنتی کی طرف بیٹھ گئی۔ ہم خاموشی سے چائے پینے لگے۔ اسی دوران اس نے پوچھا، اچھا اسد ایک بات بتاؤ، یہ جو تمہارے علاقے میں مختلف قسم کے جرائم ہوتے ہیں، کبھی تم نے سوچا انہیں ختم ہونا چاہیے؟ یہ جرائم اس وقت خود بخود ختم ہو جائیں گے جب ان کی سرپرستی کرنے والے نہیں رہیں گے۔ اصل ظلم تو یہی ہے نا، جرائم کی سرپرستی کرنے والے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی مانند ختم کر دیتے ہیں، لیکن جرم ختم نہیں ہوتا۔ میں نے درد مندی سے کہا، میں جانتی ہوں ہمارے اس علاقے میں کس نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں۔ ان میں کئی لوگ ملوث ہیں جو بہت طاقتور ہیں۔ بظاہر وہ سب ایک دوسرے کے خلاف دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے سب ایک ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو اس بارے میں؟
उसने पूछा और मग से बड़ा सा घूंट लेकर मग साइड टेबल पर रख दिया। मैंने भी खाली मग साइड टेबल पर रखा और सोचते हुए बोला, मुझे अंदाजा तो है लेकिन कौन कैसा है, क्या करता है, इस बारे में ज्यादा मालूम नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा, जुर्म उस वक्त तक नहीं बढ़ता जब तक उसको बढ़ाने वाले ना हों। मेरे यूं कहने पर वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर लेट कर समझाने वाले अंदाज में बोली, ये जो तुम कल थाने जाने वाली बातें कर रहे थे ना, बिल्कुल फजूल हरकत थी। होता ही ऐसे है, सिस्टम है ना। एक जो भी जुर्म करेगा उसे पुलिस पकड़ लेगी। अब जो भी उन लोगों के खिलाफ उठता है उसे पुलिस के जरिए उठवाते हैं, फिर सीधा जेल में। ठीक। हाँ, ऐसे ही होता है, मैंने कहा। अब वहां उनके पहले ही से लिंक मौजूद होते हैं, या तो वो आपको बिल्कुल तोड़ कर रख देंगे या फिर आपको भी अपनी राह पर ले आएंगे। ये एक अनदेखा निजाम है जो चल रहा है। उसने पुरसकून लहजे में कहा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, मैंने कहा। तो उसने अपने होंठों को दबाते हुए कहा, इधर आओ मेरे पास, फिर समझाती हूँ। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं पहले ही तैयार था, मैं उसके पहलू में लेट गया। उसने मेरे होंठों पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, अब जरा तफसील से बता रही हूँ। वो तुम्हें इसी राह पर लाना चाहते हैं और तुम लाशऊरी तौर पर उसी राह पर लग चुके हो, जिसका तुम्हें एहसास नहीं हो रहा। उसका लहजा खुमार आलूद हो चुका था। मैं चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं उस राह पर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे धकेला जा रहा है। वो मेरी तरफ देखने लगी, मेरी गर्दन पर हाथ फेरते हुए वो अपना चेहरा मेरे करीब ले आई, यहाँ तक कि उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकराने लगीं। कितने ही पल यूं ही गुजर गए, तभी वो खुमार आलूद लहजे में बोली, असद, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। यही सोच मैंने पापा से भी डिस्कस की थी। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। ऐसा क्या है? मैंने तेज सांसों के दरमियान पूछा तो उसका हाथ रुक गया। चंद लम्हे वो साकित सी पड़ी रही, फिर बोली, ये जो इंस्पेक्टर सरफराज वहां तुम्हारे इलाके में है, उसे पापा ने भर्ती करवाया था। उस पर पापा के बहुत एहसानात हैं। ये एहसान वो अब भी मानता है, अब भी वो पापा की बहुत इज्जत करता है। वो एक अच्छा ऑफिसर है, चाहता है कि मुआशरे से जुर्म खत्म हो, लेकिन सब अच्छा तो कहीं भी नहीं है ना। हाँ, ये तो है, तभी मैं कहूँ उसने मेरे साथ अच्छा सलूक क्यों किया था। मैंने कहा तो वो ठहर ठहर कर समझाने वाले अंदाज में बोली, नहीं, अगर उसे ना भी कहा होता तब भी वो कुछ ऐसा ही करता। वो समझता है इन बातों को। खैर, अगर तुम मेरी बात को समझ सको तो एक राह निकलती है जिससे तुम बहुत जल्द इस जंजाल से बाहर निकल आओगे। आखिर कैसे? मैंने तजस्सुस से पूछा। देखो, हमें एक डील करना होगी। जब तक सरफराज वहां पर है वो तुम पर हाथ नहीं डालेगा, बल्कि तुम्हारी मदद करेगा और तुम उसकी मदद करोगे। ये कैसे होगा? वो तुम सब समझ जाओगे, उसने पुरसकून लहजे में कहा। ऐसा मुमकिन है? मैंने हैरत से पूछा। क्यों मुमकिन नहीं? वो तनक कर बोली। कल उसका तबादला हो जाता है, और मैंने कहना चाहा तो वो बोली, तब तक बहुत कुछ हो जाएगा। उसने एतमाद से कहा तो मैं सोच में पड़ गया। ये मुआहदा कागज की नाव की मानिंद था, डूब जाए तो फौरी डूब जाए, बहती रहे तो दूर तक जाए। लेकिन इसके साथ एक उम्मीद जरूर बन गई थी। अगर मुझे चंद दिन भी मिल जाएं तो मैं करामत वाला कांटा दूर कर सकता था। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो मुझसे ऐसा क्यों चाहेगा? मैंने पूछा। वो तुमसे कुछ नहीं चाहता, ना ही उसे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मुझे मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस इतने दिन, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता और मैं फौरन जाने के लिए तैयार नहीं हो जाती, बस तुम्हें भी यहीं रहने दूंगी। ये कहते हुए उसने अपनी उंगलियों से मेरे होंठ मसल दिए। मैं करा कर रह गया। ये तो मुस्तकबिल की बातें हैं ना, हो सकता है तब तक मैं ही ना रहूं, मेरे दुश्मन मुझे मार ही दें। मैंने हसरत से कहा, बेशक ये रिस्क तो है, फिर ये ज्यादा जरूरी है। तुम ये समझ रहे हो कि ये सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर है, ऐसा नहीं है। तुम आगे बढ़ो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और मेरे इंतहाई करीब हो गई। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तैयार हूं, मैंने कहा। तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने प्यार से मुझे देखते हुए कहा, अब बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, उसने सरगोशी में कहा, और अपने साथ मुझे लिपटा लिया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को जलाने लगी थीं, मगर मजबूरी यही थी कि प्यार करने का हक सिर्फ उसी के पास था। सपहर हो गई थी। शाइस्ता अपने ऑफिस से वापस आ चुकी थी। हम लंच भी कर चुके थे और उस वक्त चाय पी रहे थे कि फरी का सेल फोन बज उठा।
उसने चंद लम्हे कॉल सुनी और फोन बंद करते हुए कहा, चलो असद निकलें। कहाँ? मैंने हैरत से पूछा। कहीं तो लेकर जाऊंगी, उसने कहा तो मैं उठ गया। हम बाहर निकले तो धूप ढल रही थी। फरी ड्राइविंग सीट पर बैठी तो मैं उसके साथ बैठ गया। हम रिहायशी इलाके से निकलकर रोड पर आ गए। गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था। फरी इंतहाई संजीदा सूरत लिए ड्राइविंग कर रही थी। ना जाने उसका ध्यान किधर था। वो खामोश थी, इसलिए मैंने भी उससे कोई बात नहीं की। हम पूरा शहर पार कर गए, यहाँ तक कि उस हाईवे से दाएं जानिब एक छोटी सी सड़क पर उसने गाड़ी मोड़ ली। तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद एक डेरा आ गया। पुरानी तर्ज का बना हुआ डेरा पुख्ता ईंटों से बना हुआ था। उस पर ताज़ा रंगो रोगन था। यूं लग रहा था कि पुरानी इमारत की देखभाल ठीक तरह से हो रही थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस डेरे के मालिक किस हैसियत के थे। पुख्ता सड़क डेरे के आगे से गुजर गई और फरी गाड़ी बड़े से फाटक के अंदर ले गई। वहां कुछ और भी गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन डेरा सुनसान था। एक बूढ़ा सा आदमी बरामदे में बैठा हुआ था। वो गाड़ी देखते ही उठ खड़ा हुआ। जब तक फरी ने गाड़ी बंद की, वो बूढ़ा करीब आ गया। हम गाड़ी से बाहर निकले तो उस बूढ़े ने बड़े अच्छे अंदाज में फरी को सलाम करते हुए कहा, आएं, आप ही का इंतजार हो रहा है। चलें, फरी ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर चल दी। वो बूढ़ा आगे आगे था। फरी ने होले से कहा, कहीं भी दब कर बात नहीं करनी, बताना है कि मैं हूं। मैंने उसका जवाब नहीं दिया। डेरे के अंदर दाखिल हुए तो वो एक आम सा हाल था। उसके अंदर कई कमरे थे। एक राहदारी से गुजरकर जब बूढ़े ने एक कमरे का दरवाजा खोला तो फरी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। हम अंदर चले गए। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। सामने ही सोफे पर एक लहीम शहीम शख्स बैठा था। बिलाशुबा उसकी शख्सियत बड़ी बारोब थी। उसके पहलू वाले सोफे पर इंस्पेक्टर सरफराज बैठा था। उन दोनों ने खड़े होकर हमारा इस्तकबाल किया। उस बारोब शख्सियत ने फरी को यूं सर पर प्यार दिया जैसे छोटों को ट्रीट किया जाता है। हमारे बैठते ही बर्तनों के खनकने की आवाजें आने लगीं। हाल अहवाल पूछा जाने लगा। फिर तनवीर वाले वाक़े पर बात हुई। इस दौरान लवाजमात के साथ चाय भी आ गई। माहौल से अजनबियत खत्म हुई तो उस बारोब शख्स ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, भाई, फरीहा बेटी मेरे बहुत अच्छे और गहरे दोस्त की बेटी है। हमारी भतीजी है। मैं इसका हर तरह से जामिन हूँ। आप भी मेरे दोस्त के बेटे हो, सो अपने हो। आप दोनों जो भी तय कर लो, मैं दोनों की जमानत दे दूंगा। इस एतमाद का बहुत शुक्रिया, इंस्पेक्टर ने मुअद्दब लहजे में कहा। अब आप लोग चाय पिएं, बात करें, मुझे दो चार फोन करने हैं, वो कर लूं। करें आप बात। ये कहकर वो उठने लगा तो इंस्पेक्टर ने कहा, सर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, दो हरफी बात है। अच्छा चलो कहो, उसने कहा और सोफे से टेक लगाकर बैठ गया तो वो बोला, इसमें कोई शक नहीं कि असद को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। चौधरी करामत को क्या दुश्मनी है, वो वजह मेरे सामने नहीं आई। लेकिन एक बात की पूरी तरह तस्दीक हो गई है कि इस इलाके में जराइम पेशा लोगों का जो टोला है, ये चौधरी करामत उसका हिस्सा है। पुलिस वाले उन्हें छेड़ते नहीं थे, बल्कि उनका साथ देते आए हैं। अब मैं ये चाहता हूं कम से कम उनका असर रसूख तोड़ दिया जाए। इसके लिए मुझे असद की जरूरत होगी। क्या तुम समझते हो कि असद ये काम कर लेगा? उसने पूछा। जी, कर लेगा। जहां तक मैंने सुना है इसमें हौसला है। अगर इसकी मुनासिब रहनुमाई की गई तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है, उसने कहा। क्यों भाई असद, क्या तुम इनका साथ देने को तैयार हो? उस शख्सियत ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा तो मैं बोला, मेरा पहला सवाल यही है कि इंस्पेक्टर ऐसा क्यों चाहता है? वो आज है, कल इसका तबादला हो सकता है। जाहिर है उन जराइम पेशा लोगों की रसाई दूर तक हो सकती है। मुझे ये टास्क दिया गया है असद, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर लम्हा भर सांस लेकर बोला, रमजान का मामला ऐसे नहीं दब गया, उसे दबाया गया है। वो उनका साथ देने में बहुत आगे तक चला गया था। जब तक मैं हाथ खड़े नहीं कर देता, या मैं नाकाम नहीं हो जाता, या मैं मर नहीं जाता, तब तक मैं ये टास्क पूरा करने के लिए यही हूँ। आगे बोलो। तो बस ठीक है, मैं दूंगा आपका साथ, मैंने एतमाद से कहा। ये मैं तुम्हें साथ साथ बताता रहूंगा कि क्या करना है, इंस्पेक्टर ने कहा तो उस शख्सियत ने उठते हुए कहा, लो भाई, इतनी सी बात थी, आप दोनों एक दूसरे से मुकम्मल एतमाद रखते हुए अपना काम करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अब इजाजत दें। ये कहकर वो कमरे से चला गया। हम कुछ देर वहां बैठे रहे। इंस्पेक्टर सरफराज वहां की सूरत हाल बताता रहा। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मुझे अपने उस इलाके के बारे में इतनी खबर नहीं थी, जहाँ मैं बचपन से रह रहा था, जितनी इंस्पेक्टर को थी। मैं जिन लोगों को बड़ा शरीफुल नफ्स समझता था,
वो अंदर से किस कदर भयानक थे ये उस दिन मुझे पता चला। खैर, उस दिन काफी कुछ तय हो गया। मैं और फरी जब वापसी के लिए निकलने लगे तो शाम ढल रही थी। मेरी सोचें एक दूसरे से उलझी हुई थीं। मेरे जहन में ये दूर तक कहीं नहीं था कि मैं किसी मार्के का हिस्सा बनने जा रहा हूं, बल्कि मैं अपने दुश्मनों को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। अच्छा, शाइस्ता को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ गए थे। बस यही बताना कि यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। वो भले जितनी भी करीब है, हमारी राजदार है, लेकिन ऐसी बातें खुद से भी छुपाई जाती हैं, फरी ने कहा। और अब अगर मैंने तुमसे पूछा कि ये सब तुम कैसे कर पाई हो तो? मैंने संजीदगी से पूछा तो वो बोली, यार, तुम बस ये समझो कि हम एक सिस्टम का हिस्सा हैं, जहां जिसका जो काम है वो ही कर पाता है। अब मैं तुम्हें समझाना भी चाहूं तो नहीं समझा सकती। हाँ, मगर थोड़े ही अरसे में तुम खुद समझ जाओगे। चलो, जैसा तुम चाहो, मैंने कहा। तो वो अजीब से लहजे में बोली, बस एक बात याद रखना असद, ये हमारा मुआशरा एक जंगल की मानिंद है। यहाँ सिर्फ ताकत की हुकूमत होती है। शेर उस वक्त तक जंगल का बादशाह रहता है जब तक वो ताकतवर है। एक और बात भी है, मैंने कहा। वो क्या? उसने संजीदगी से पूछा। शेरनी भी तब तक ही उसके साथ रहती है, वरना वो पहले को छोड़कर नए आने वाले ताकतवर शेर के साथ जुड़ जाती है। लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये वक्त बताएगा, उसने धीमी सी मुस्कान के साथ कहा और सामने सड़क पर देखने लगी। हम शाइस्ता के यहाँ पहुंचे तो अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। हमें घर में दाखिल होता देखकर उसने पूछा, कहाँ गए थे? बस यूं ही, बाहर तन्हाई में थोड़ा लॉन्ग ड्राइव। फरी ने कांधे उचकाते हुए कहा तो वो तिनक कर बोली, घर में तन्हाई की कमी थी क्या जो बाहर तलाश में निकल पड़ी हो? अरे मेरी लाडो रानी, ताजा हवा की तन्हाई जरा मस्त होती है ना। उसने मसनूई खुमार आलूद लहजे में कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, और डिनर भी कर आए होगे? चुप कर पगली, रुलाएगी क्या? तेरे बगैर भला हम डिनर कैसे कर सकते हैं? फरी ने मजाहिया अंदाज में कहा तो वो हंस दी और फिर बोली, चल फिर ठीक है, बैठो, मैं बनाती हूँ। नहीं, तैयार हो जाओ, बाहर से खाते हैं, उसने कहा। तो मैं टांगे पसार कर सोफे पर बैठ गया। मेरा जहन मुसलसल यही सोच रहा था कि मुझे गांव में जाकर सबसे पहले क्या करना होगा। फरी तकरीबन 10 बजे के करीब अपने घर चली गई थी। मैं उस वक्त निकलना चाहता था लेकिन शाइस्ता ने नहीं निकलने दिया। सुबह जब वो बेदार हुई तो उसने मुझे जगा दिया। मैंने उसी वक्त मोटरसाइकिल निकाली और निकल पड़ा। सारा रास्ता पुरसकून गुजरा। सुबह की नीलगूं रोशनी फैली हुई थी। जब मैं गांव पहुंच गया, वहां सब मामूल के मुताबिक था। दोपहर हुई तो मैं घर से निकला और सीधा कबड्डी वाले मैदान में जा पहुंचा। मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की तो सभी ने चौंक कर मुझे देखा। मैं उनकी दबी दबी हैरत को समझता था। मैं खलीफा के पास जा बैठा तो उसने भी बड़े तजस्सुस के साथ मुझसे पूछा, हम तो यही समझे थे कि तुम फरार हो गए हो। तुम तो एक दिन गायब रहकर फिर आ गए हो और पुलिस भी पकड़ने नहीं आई। खलीफा जी, जब बंदा खुद गलत हो ना, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती सामना करने की। करामत ने जो किया उसका बदला मैंने ले लिया। अब पुलिस पर दबाव डालेगा तो मुझे पकड़ेगी ना, मैंने उसे समझाते हुए कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे उसने काफी आत्म मचाई हुई है। ना जाने उसे किस बात का घमंड है, खलीफा ने तबसरा किया। इतने में कबड्डी खेलने वाले मेरे पास आते गए। जाहिर है उन्हें भी तजस्सुस था। काफी देर बातें करते रहने के बाद मैंने भी लंगोट कस लिया। मगरिब के बाद जब हम नहा धोकर वापस घर पलटने लगे तो एहतशाम ने कहा, यार, ये चौधरी करामत जो भी बदमाशी कर रहा है वो अपनी जगह, लेकिन एक काम वो बहुत गलत कर रहा है जिसका नुकसान नई नस्ल को हो रहा है। यूं समझो कि शायद अगली नस्ल में ये कबड्डी ही ना रहे हमारे यहाँ। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने पूछा तो वो बोला, यार, वो लड़कों को नशे पर लगा रहा है। नशे पर? मतलब? मैंने तजस्सुस से पूछा। ये चौधरी करामत शहर के किसी बंदे के साथ मिला हुआ है। उसके लोग यहाँ नशा लाकर बेचते हैं। कुछ अरसे पहले तक हमारे गांव में ये लानत नहीं पहुंची थी। अब ये यहाँ भी बिकने लगा है। साथ वाले गांव में तो ये बहुत हो गया है। ये करामत शहर वाले बंदे से मिलकर 2 नंबर काम करता है, नशा बेचता है, जमींदारी की आड़ में बहुत कुछ करता है। एहतशाम ने कहा, मतलब है जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया था ऐसे बदमाश लोग उसके पास होंगे? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ हैं, लेकिन अभी चूंकि उनका कोई मुकाबला नहीं करता तो बहुत कम लोग सामने आते हैं। उसका सारा काम ऐसे ही लोग देखते हैं। उन्हीं लोगों ने तो पूरे इलाके में खौफ फैलाया हुआ है। कोई बंदा उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता।
चौधरी करामत की इतनी औकात तो नहीं थी कि पुलिस वाले उसकी बात मानते। मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर रमजान किस्म के लोग उन्हें शेल्टर दे रहे थे। मैंने मजीद तस्दीक की तो उसने सर हिला दिया। फिर बोला, शहर वाले बंदे की पहुंच बहुत दूर तक है, उसे मामूली मत लेना असद। यार जो भी हो, हमारे इलाके में ये जहर फैलाने का जिम्मेदार तो यही चौधरी करामत ही हुआ ना। उसकी शय पर यह सारा धंधा चल रहा है, उसे रोकना होगा। दूसरा गांव ना सही, हमें अपने गांव की तो फिक्र करनी है। इसीलिए तो मैंने तुमसे बात की है। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते हो यहाँ के लोग किस अजियत से गुजर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कल दिखा सकता हूँ सब कुछ। चल ठीक है, अपने सारे दोस्त इकट्ठे कर लो, फिर हम देखते हैं, मैंने हतमी लहजे में कहा। मैं तो पहले ही कोई रास्ता सोच रहा था जिससे चौधरी करामत को खत्म कर सकूं। एहतशाम ने रास्ता दिखाया तो मैं फौरन तैयार हो गया। गांव तक आते हुए हमने तय कर लिया था कि हमें क्या करना है। दोपहर हो चुकी थी। मैंने मोटरसाइकिल निकाली और गांव के उस चौक में जा पहुंचा जहां बरगद का बड़ा सा दरख्त था। पता नहीं वो बरगद कितने मौसम देख चुका था। एक तरफ मस्जिद थी और दुकानों के पास बरगद तले लोग चारपाइयां डालकर बैठे हुए थे। कुछ बुजुर्ग हुक्के के इर्द गिर्द जमा बातें कर रहे थे। एक बाबा चंद लड़कों के साथ रस्सियां सीधी कर रहा था। कुछ नौजवान ताश खेल रहे थे। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। उन्हीं में एहतशाम अपने चंद दोस्तों को लिए बैठा था। उनमें से एक नौजवान ने कहा, वाह भाई वाह, असद तुम किधर रास्ता भूल पड़े हो। कमाल करते हो यार, मेरा बचपन मेरी जवानी इधर गुजर गई, अब रहना इधर है तो कितनी देर इस चौक से दूर रह सकता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, ये तो है। उस नौजवान ने सर हिलाते हुए कहा तो एक बुजुर्ग बोल उठे, पर पुत्र, वो पहले वाला वक्त नहीं रहा। अब मिलना जुलना भी किसी न किसी मकसद के लिए होता है। जैसे जैसे लोगों के पास दौलत आती जा रही है, दिलों के फासले बढ़ते जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है बाबा जी। मेरे जैसे लोग तरस रहे हैं उस पुराने वक्त के लिए। वो वक्त अब कहाँ वापस आएगा। मैंने उस बुजुर्ग की हाँ में हाँ मिलाई। बड़ा जुल्म हुआ जिशान पुत्र के साथ। बड़ी अच्छी कबड्डी खेलता था, हमारे गांव की शान था। बुरा हो चौधरी करामत के लोगों का। पर तुमने भी ठीक बदला लिया उससे, सीधे उसके पुत्र पर हाथ डाला। अब लगता है कि थोड़ी शर्म करेगा। बाबा वो नहीं शर्म करने वाला, वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। पर मैंने भी सोच लिया है, अब अगर उसने कोई बेगैरती दिखाई तो उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने दबे दबे गुस्से से कहा, यही मेरा मकसद था कि वहां बैठकर ये बात कह दूं। फिर यूं ही इस मौजू पर बातें होने लगीं। एहतशाम भी दरमियान में बातें करने लगा। तभी एहतशाम ने एक बुजुर्ग की तरफ देखकर कहा, बाबा जी आपने जो बात मुझे बताई थी वो जरा असद को बताएं। हाँ जी बाबा जी, बोलें क्या बात है, मैंने हौसला देने वाले अंदाज में कहा। तो बाबा ने लरजते हाथों से अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए रुहासा लहजे में कहा, मैं क्या बताऊं पुत्र, वो काम ही इतना बड़ा है कि उसे कोई अपने हाथ में नहीं लेता। मैं अपने दांत क्यों ढेरी करूं तुम्हारे सामने। मैं बताता हूं। एक दूसरे बुजुर्ग ने हुक्के की लो को एक तरफ करते हुए कहा, हमारे यहाँ गांव ही में नहीं, इर्द गिर्द भी नशा बहुत फरोख्त हो रहा है। नौजवान नस्ल अपनी जिंदगी तो खराब कर ही रही है, अपने घरों को भी बर्बाद करने लगे हैं। ये उसी नशा फरोख्त करने वालों का मारा हुआ है। लेकिन बात क्या है वो तो बताएं, मैंने जज्बाती होकर पूछा। तो वही बाबा गुलूगीर लहजे में बोला, हमें पता ही उस वक्त लगता है जब ये नौजवान नशे के आदी हो जाते हैं। वो तो बर्बाद हो रहे हैं, घर वालों पर भी बोझ है। अब यही बात सुन लो, इसका छोटा बेटा नशे का आदी हो चुका है, टीके लगाता है। जो नशा फरोख्त करते हैं उनका इतना मकरूज हो गया है कि ये उतार ही नहीं सकते। अब पता है उस नशा बेचने वाले ने क्या कहा है। क्या कहता है, मैंने तजस्सुस से पूछा। ये बड़े दुख वाली बात है पुत्र, इज्जत गैरत वाला तो सुनकर मर जाए। वो ये कह रहा है कि कर्ज दो वरना अपनी छोटी बहन दे दो। ये कहते हुए वो रो दिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बहुत दुख वाली बात है। वो मर जाएं खप जाएं जो करें, बात अब घर की इज्जतों पर आ गई है। हम गरीब लोग ना किसी का मुकाबला कर सकते हैं ना किसी से लड़ सकते हैं। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा आप फिक्र न करें, आज के बाद वो जो कोई भी है ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। पुत्र अगर तुम ये काम कर दोगे ना तो तुम्हारा इस गांव पर बड़ा एहसान होगा। नस्ल तबाह हो रही है, किसी की इज्जत महफूज नहीं। लेकिन आप सबको भी कुछ करना होगा। बता हम क्या करें। उस बुजुर्ग ने पूछा। मुझे चंद नौजवान दे दो जो मेरा साथ दें, वो जो खुद नशे के खिलाफ हों।
मैं यहाँ अपने गांव में नशा नहीं रहने दूंगा, मैंने अज़म से कहा। तभी मैंने देखा हमसे थोड़े फासले पर ताश खेलने वाले अपना खेल छोड़कर हमारी बात सुन रहे थे। उनमें से एक जोशीले नौजवान ने मुझसे कहा, असद भाई, मेरे पास तो सिर्फ मेरी जान है, जहां चाहो लगा दूंगा, मगर ये गंध यहां से खत्म करवा दो। मेरा साथ दो, मेरे साथ चलो, मुझे बताओ कि वो कौन लोग हैं। आगे मेरा काम है, मैं खुद जंग लड़ूंगा उनके साथ, मैंने सख्त लहजे में कहा। तो वो सीना ठोक कर बोला, मैं आधे घंटे में लड़के लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। मैं यहीं बैठा हूँ, ले आओ तो आज ही बात खत्म करते हैं। मैंने कहा तो मेरे कहने पर वो सभी लड़के उठकर चल दिए। देख हसद, बात यहाँ तक पहुंच गई है कि वो उन लोगों की बहू बेटियों पर भी निगाह रखने लगे हैं। एहतशाम ने तड़प कर कहा। वो बाबा रोते हुए बोला, पुत्र, कभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी ऐसी बात करने की। मरने का मुकाम है अब तो। कोई बात नहीं बाबा जी, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। फिर इसी मौजू पर बातें होने लगीं। तकरीबन आधे घंटे बाद वहां 10-12 नौजवान लड़के इकट्ठे हो गए। मुझे ये बताओ वो लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं। मैंने उनसे पूछा तो एक लड़के ने मुझे बताया, वो शहर की तरफ से आते हैं, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते, बदमाश किस्म के लोग हैं, कोई उनसे बात नहीं करता। अगर कोई सवाल करे तो बदमाशी और गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। और यहाँ आकर वो अपना ठिकाना कहाँ बनाते हैं, मैंने पूछा। गांव के बाहर वाली सड़क पर जो कब्रिस्तान है वो वहीं आकर रुकते हैं। वहीं कब्रिस्तान में इर्द गिर्द के गांव से सारे नशेबाज मवाली जमा हो जाते हैं। वहां वो रुकते हैं और उन्हें नशा बेचकर चल देते हैं। उसी लड़के ने तफसील से बताया। किस पर आते हैं, मतलब सवारी क्या होती है, असला वगैरह, मैंने मजीद कुरेदा। एक जीप है उनके पास, उसमें 2 बंदे होते हैं असला लेकर, बाकी 1 या 2 वो होते हैं जो नशा। चल ठीक है। ये कहकर मैंने उन नौजवानों की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, देखो, वहां लड़ाई भी हो सकती है, मुमकिन है नौबत गोली तक आ जाए। जिसमें हिम्मत है वो मेरे साथ आए, बाकी वापस चले जाएं। मैं ये कहकर चल पड़ा। मेरे साथ एहतशाम आ बैठा। दूसरे 2 दोस्त भी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गए। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और कब्रिस्तान की जानिब चल दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कौन कौन मेरे पीछे आ रहा है। मैंने ब्रेक ही कब्रिस्तान के बाहर वाली सड़क पर लगाई। मैंने तब देखा कई नौजवान वहां आ चुके थे। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द चार दीवारी थी। मैं उसके अंदर चला गया। वहां कई नशई लोग दरख्तों के नीचे बैठे थे। कोई किसी कब्र के साथ टेक लगाकर पड़ा था। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने इंस्पेक्टर सरफराज को फोन कर दिया। उसने फौरन ही मेरी कॉल रिसीव कर ली। मैंने उसे सूरत हाल के बारे में बताया तो उसने तेजी से कहा, बिल्कुल दुरुस्त जगह हाथ डाला है। अगर तुम इन लोगों को पकड़ लो ना तो एक बड़ा काम होगा। मैं निकलता हूं यहां से। उम्मीद है मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। और हाँ, मेरे सामने नहीं आना, वहीं कहीं दाएं बाएं हो जाना। मैं समझ गया था, इसलिए मैंने हाँ कहकर फोन बंद कर दिया, क्योंकि अभी तक तनवीर वाला पर्चा मुझ पर था।